वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 13। डीमन कैसल पर बैरन को टपकाने के बाद जिन्वू की शैडो आर्मी स्टोन कलेक्ट कर रही है, जबकि जिन्वू को बैरन की एक एस रैंक लेवल की रिंग मिलती है, जिसके मिलते ही आइटम सेट पूरा हो जाता है। और ये डीमन किंग बैरन का प्यूरिफाइड वर्ल्ड है और इसकी रैंक के बारे में सिस्टम को भी घंटा कुछ अता पता नहीं है। जिन्वू बाकी के सामान के साथ उसको कंबाइन कर देता है और एजल को उसकी हरकतें पल्ले नहीं पड़ रही हैं। प्रोसेस का काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्रोसेस सक्सेसफुल रहता है और होली वाटर ऑफ लाइफ बनकर जिन्वू के हाथों में था, जिसके लिए अभी तक जिन्वू ने इतने पापड़ बेले हैं। जिन्वू अब जल्दी से हॉस्पिटल जाकर इसकी जांच करना चाहता है, लेकिन तभी आयरन पिछली बार की ही तरह बड़े ही बैडास तरीके से ड्रैगन को खींचता हुआ ला रहा है, जिसके लिए जिन्वू उसकी तारीफ करता है। अरे वाह आयरन, तू तो बड़ा शाना बंदा निकला, बगैर कहे ही इसको उठा लाया। ठीक है चलो फिर, अराइज। इतना कहते ही ड्रैगन की शैडो जाग जाती है और सिस्टम उसका नाम रखने को बोलता है, लेकिन जिन्वू को याद ही नहीं है कि इसका पहला नाम क्या था। इसीलिए जिन्वू उसका नाम काइजल रख देता है और काइजल एक तगड़ी सी रोर करता है और एजल को लगता है कि वो इस उड़ने वाले घोड़े की मदद से घर जल्दी पहुंच जाएंगे और उन्हें देखकर पापा भी खुश हो जाएंगे। तभी जिन्वू को रिवॉर्ड में रियून स्टोन मिलता है, जो शेडो एक्सचेंज का काम करता है। मतलब जिन्वू की कोई शेडो कहीं पर भी होगी तो जिन्वू उनके साथ अपनी जगह को बदल सकता है, यानी ये टेलीपोर्टेशन की तरह काम करेगा और इसको किसी माना की जरूरत भी नहीं है। एक बार इस्तेमाल करने पर जिन्वू इसका अगला यूज 3 घंटे बाद कर सकेगा। इसके बाद जिन्वू को बैरन का एस क्लास डैगर, उसकी एस क्लास वाली लंबी तलवार और एक एस क्लास की अंगूठी भी मिलती है। जिन्वू एजल की सेफ्टी के लिए अपने कुछ शैडो सोल्जर को वहां छोड़कर एजल को टाटा गुड बाय बोलता है और अपने आप को शैडो से चेंज कर लेता है। और एजल समझ नहीं पाई कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, और जिन्वू वहां पहुंच जाता है जहां उसकी शैडो पेट्रोलिंग कर रही थी, मतलब उसके पड़ोस में। और जिन्वू एक लंबी सी जंप करता है और काइजल को बुलाकर पापा का परा बन के उड़ जाता है हॉस्पिटल की तरफ। और वहीं एसोसिएशन में गो और जिनचुल चींटियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जापान ने अपनी सैटेलाइट मैजिक डिटेक्शन कैमरा से ली गई पिक्चर भेजी है और यहाँ पर रियूजी का नाम कोटो से गोटो हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एंट के साथ लगातार बढ़ती जनरेशन के साथ इवोल्यूशन जारी है। गो गुनही को डर है कि अगर रेड के टाइम एंट्स उनके हंटर को घेर लेंगी तो क्या होगा, जिस पर जिनचुल ने बताया कि एंट को बात करने से रोकने के लिए गोटो रियूजी जैमिंग सिग्नल का इस्तेमाल करने वाले हैं और हंटर गिल्ड को बस एंट और उसके पहरेदार को संभालना है। तभी गो किसी पावरफुल प्रेजेंस को महसूस करते हैं और एक जगह बैठकर दारू पी रहे बैक्यूनहो और मिन बयांग्यू भी उसको महसूस करते हैं, लेकिन मिंग बयांग उसको चिल मारकर दारू पीने को बोलता है तो बैक उसको अजीब समझता है। फिर बैक ने बताया कि वो 4th जेजू आइलैंड रेड में जाने वाला है और हो सकता है बैक वहां पर मारा भी जाए, लेकिन मिंग बयांग गरीब होने पर भी उस रेड में नहीं जाना चाहता, जबकि उसे पता है कि हंटर्स को पैसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बावजूद भी मिन बयांग एक टीचर की नौकरी करके शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि उसका नजरिया लोगों को मारने के खिलाफ है। और वहीं जिन्वू हॉस्पिटल की खिड़की से अपनी माँ के रूम में एंटर करता है। जिन्वू अपनी माँ को होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाना चाहता है, लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं है कि ये काम करेगा भी या नहीं। जिन्वू डरा हुआ है और उसके हाथ भी कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन्वू हिम्मत करके पिला देता है और एक दर्द भरे फ्लैशबैक में चला जाता है, जब उसकी गलती से उसकी माँ पर गर्म पानी गिर गया था और फिर भी उसकी माँ उसी की फिक्र कर रही थी। एलेक्जर ऑफ लाइफ से उसकी माँ का निशान खत्म हो जाता है, लेकिन जिन्वू परेशान है कि वो अभी तक उठी क्यों नहीं, जबकि ये सब जिन्वू ने उनके लिए ही किया था। जबकि उधर जिन्हा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी तो वो हवा खाने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर तो हवा गर्म है। और वहीं परेशान बैठा जिन्वू तब चौंक जाता है जब उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। उनके पूछने पर जिन्वू ने बताया कि वो पिछले 4 साल से सो रही थी
तो अपने बेटे का प्यार देखकर उसकी माँ जिन्वू का शुक्रिया बोलती है कि उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। जिन्वू अपनी माँ को ठीक देखकर खुश है और रोने लगता है। पास ही में एक डॉक्टर ये सुनकर चौंक जाता है कि एक पेशेंट जो लाइलाज बीमारी से सो रहा था वो अचानक से जाग गया है। तो डॉक्टर इसकी जानकारी अपने हायर अप से करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर को पता चला कि वो डिस्चार्ज होना चाहते हैं और पेशेंट एक एस रैंक हंटर का रिलेटिव है। तो डॉक्टर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एक ठीक ठाक इंसान को वो रोक नहीं सकते। और जब जिन्हा माँ से मिलती है तो उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। ये सब देखकर जिन्वू खुश है कि उसकी मेहनत कामयाब हुई, लेकिन हंटर होने के नाते उसकी और भी कई जिम्मेदारियां हैं। जिन्वू ये सब सोचकर अपना फोन चेक करता है जो उसने काफी दिनों से नहीं देखा था। उसमें कई सारी मिस्ड कॉल भी थी। तभी जिन्वू को एक न्यूज मिलती है कि एक बीस्ट बाहर घूम रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि रात को कोई डेंजन भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये बीस्ट आया कहाँ से है। तभी जिन्वू के पास मिस्टर गो का कॉल आता है और वो अर्जेंटली उससे मिलकर बात करना चाहते हैं। जिन्वू उनके पास पहुंच जाता है तो उन्होंने बताया कि जेजू आइलैंड का रेड 4 दिनों में शुरू हो जाएगा और उसमें वो जिन्वू की मदद लेना चाहते हैं। लेकिन जिन्वू को लगता है कि हाई रैंकिंग डीमन से लड़ने पर उसका लेवल अप हो सकता है, मगर अभी तो उसकी माँ जागी है और उसको कुछ टाइम उनके साथ बिताना है। लेकिन तभी जिन्वू को बहुत तेज माना वेब महसूस होते हैं। उसे लगा आसपास ताकतवर हंटर लड़ रहे हैं। गो ने कहा कि जिन्वू बिल्कुल सही है क्योंकि अब 4 दिन ही बचे हैं, इसीलिए सब हंटर वार्म अप कर रहे हैं। और जापान का ग्रेटेस्ट हंटर गोटो ryuji भी आया हुआ है, जिसे हंटर के साथ आम लोग भी जानते हैं। चेयरमैन जिन्वू को उनसे मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां पर बैक यूनहो अपने वाइल्ड फॉर्म में एक वन मानुस टाइप हंटर से दो हाथ कर रहा था। वन मानुस हंटर बैक यूनहो को नीचे गिरा देता है तो बैक फिर से उससे भिड़ जाता है और वो दोनों पूरे जिम को हिला डालते हैं। और जिन्वू उनकी फाइट को देख रहा था और उसे लगता है कि बैक यूनहो कमजोर पड़ रहा है। तभी दूर खड़ा चोई कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं मिस्टर संग। लेकिन फाइट की बात करें तो अगर बैक अपने फुल पोटेंशियल से लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। और हमें पता चलता है कि वन मानुस का नाम मा डोंग वुक है और वो एक एस रैंक हंटर है जो कि फेम गिल्ड को लीड करता है और वो अपनी साइज को इंक्रीज कर सकता है और उनकी गिल्ड टॉप 5 में से 4th नंबर की पोजीशन को होल्ड करती है। जिन्वू पूछता है कि बैक अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगा रहा है, तो चोई ने बताया कि बैक इतने लोगों के सामने शर्मा रहा है, लेकिन पूरी ताकत लगाने से वो एक बीस्ट बन जाते हैं। जिन्वू ने इस बारे में उड़ती खबरें भी सुनी थी जो सच हुई। चोई जिन्वू को दूर खड़े जापान के एस रैंक हंटर के बारे में बताता है, जिनका नाम है इजावा इप्पे, इशिदा मारी, केंजो तानाका, मिनोरू होशिनो, अत्सुशी कुमामोतो, किनाए तवाता, तत्सुमी फुजिशिमा, मास्क वाला बंदा किए, लास्ट में है अकारी शिमिजू और गोटो ryuji को मिलाकर जापान के पूरे 11 एस रैंक हंटर हैं। जिन्वू पहली बार किसी ताकतवर हंटर को देख रहा था। अकारी ने हानेकावा से जिन्वू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक मेज टाइप हंटर है जो अभी अभी एस रैंक बना है, लेकिन गोटो को यकीन नहीं होता कि वो एक मेज टाइप हंटर है। हानेकावा ने बताया कि ये बात ऑफिशियल कंफर्म की गई है। चाहे इन भी जिन्वू को नोटिस करती है क्योंकि वहां पर हवा बदल गई थी। इशिदा मास्कमैन से जिन्वू के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन मास्कमैन को कोई बात नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक हंटर हैं, इसीलिए वहाँ की हवा उसके लिए खराब है। मास्कमैन चा को नोटिस करता है कि उसकी भी नोज सेंसिटिव है, लेकिन रुमाल देखने पर उसे लगा कि वो उससे निचले लेवल पर है। उसे थोड़ी बहुत कोरियन लैंग्वेज आती तो है, लेकिन वो चा से बात करने में हिचकिचा रहा है। उनकी फाइट को देखते हुए गोटो कहता है कि उसने सुना है कि बैक काफी स्ट्रॉन्ग हंटर है, लेकिन यहाँ पर भी काफी ताकतवर हंटर मौजूद हैं और चाहे इन और गोगुन ही बस पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक हंटर आता है और कहता है, तू अभी क्या बोला? सारे कोरियन हंटर लालची हैं। तूने क्या सोचा तू जापानीज में कुछ भी बोलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा?
तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने स्कूल में दूसरी लैंग्वेज जापानीज ही सीखी थी। हानेकावा के पूछने पर साइड किक ने बताया कि ये नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर पार्क जोंगसू ए रैंक हंटर हैं, लेकिन हानेकावा उसको नहीं जानती, जिस पर साइड किक गुस्से में बोला कि उनका गिल्ड टॉप 5 में से एक है और पार्क ए रैंक हंटर है, इसीलिए उसने नाम नहीं सुना है और उनकी गिल्ड सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर की ताकत रखती है। और तो और उन्हें जेजू आइलैंड में हिस्सा मिला है आइलैंड को ब्लॉक करने का, जिस पर पार्क उसको शांत करवाता है ये कहकर कि वो तो बस एक ट्रांसलेटर है और उससे बहस ना करे। इस बात पर गुस्सा होकर हानेकावा उसको लड़ने के लिए बुलाती है तो पार्क मना कर देता है क्योंकि वो एक ट्रांसलेटर है और ऊपर से वो एक लुगाई है। ये सुनकर हानेकावा ने कहा, क्या तुम मुझसे डर गए हो? मुझे कमजोर ना समझियो, मैं ए रैंक हंटर हूँ और अब तुम बहाने मत बनाने लगना, जबकि चोई और जिनवू उन पर नजरें बनाए हुए हैं। वो दोनों लड़ने को तैयार होते हैं और एक रूल बनाते हैं कि जो कोई भी पहले हाथ पकड़ेगा उसी से हार जीत का फैसला होगा। पार्क अपने हाथों को जेब में डाल लेता है और हानेकावा काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसको पकड़ने वाली होती है, लेकिन पार्क आसानी से बचता है। हानेकावा उसके चेहरे पर अटैक करने आती है तो पार्क अपनी टांग उठा लेता है तो हानेकावा कहती है, आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। जिस पर पार्क बोला, अरे चड्डी पहनी है ना, ये देख। ध्यान भटकने पर हानेकावा हमला बोल देती है तो पार्क उसकी कलाई को पकड़ लेता है और उसे हराते हुए बोला, साबित हो गया तुम टैंकर के पीछे छुपने वाली कमजोर हंटर हो और अगर तुम्हें किसी से फाइट में जीतना है तो सामने वाले के अटैक पर ध्यान देना चाहिए। तभी गोटो हानेकावा की मदद से एक अनाउंसमेंट करता है कि उन्हें एक दूसरे की ताकत परखने के लिए सभी एस रैंक हंटर में एक 1v1 मैच करना चाहिए। तभी वहां पर गोगुन ही आते हैं और मुकाबले में कुछ नए रूल भी ऐड किए जाते हैं कि हाथ या पीठ पकड़ते ही या नॉकडाउन करते ही जीत होगी। कोरिया अपनी 4 हंटर उतारता है, बैक, चा, मा और लिम, जबकि जापान के केंजो, होशिनो, कुमामोटो और कनाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिन्वू को पता चलता है कि गोटोryuji नहीं लड़ेगा और बैठकर सबकी ताकत देखेगा और जिन्वू खुश है कि उसे एस रैंक हंटर की फाइट देखने को मिल रही है। केंजो को बैक युनहो की ताकत पर शक है और कनाई चा से लड़ेगी, जबकि ये हंटर फाइट को जल्दी खत्म करना चाहता है। उनकी फाइट शुरू हो जाती है और मा डोंगवू और केंजो भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। होशिनो बिजली की रफ्तार से लिम की ओर आता है तो लिम मैजिक एरो से उसको पीछे धकेल देता है और उसे दूरी बनाकर ही फाइट करनी पड़ेगी। बैक दुनिया के बेस्ट हंटर से लड़ रहा है, इसलिए वो रूल के मुताबिक हाथ पैर भी तोड़ सकता है। इसलिए कुमामोटो बैक पर एक जानलेवा हमला करता है। बैक उससे बच तो गया, लेकिन वो समझा नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी बैक को एहसास हुआ कि गोटो उनको लड़वाकर उनकी ताकत परखना चाहता है। इस बात पर बैक गुस्सा हो जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसको परखने की, तो बैक उसको अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार होता है। कुमामोटो ये देखकर डर जाता है और वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी बैक तेजी से आकर उसको एक पंच मारता है, जबकि पार्क को लगता है कि वो उनके सामने टिक भी नहीं पाएगा। बैक देखता है कि केंजो ने मा डोंगवू को हरा दिया है और होशिनो ने भी लिम को काबू कर लिया है और अब वो तीनों बैक से 3 वर्सेस 1 करने वाले हैं। लेकिन बैक इतना कमजोर भी नहीं है और वहीं चा भी कनाई पर कई सारे अटैक करती है। चा का निकनेम द डांसर है क्योंकि लड़ाई के वक्त उसका तरीका मुजरे जैसा है और वो इसी से कई सारे बीस्ट को मार डालती है। लेकिन चा ने वो नाम बैन करवा दिया क्योंकि उसको ये सब पसंद नहीं था। तभी चा एक अटैक करती है और पीछे से कनाई को छू लेती है। चा बैक युनहो की मदद के लिए भागती है तो कुमामोटो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चा धड़ाधड़ अटैक करके उसकी हालत खराब कर देती है। मगर वो काफी तेजी से एक जानलेवा काउंटर अटैक करने आता है और हिट करने से पहले ही जिन्वू बीच में आकर चा को बचा लेता है और कहता है,
क्या तुम भूल गए कि ये एक टेस्ट है? कुमामोटो जिन्वू पर हमला बोलता है तो जिन्वू उसको दबोच लेता है। ये देखकर गोटो ryuji को यकीन हो जाता है कि वो एक मेज टाइप हंटर है। साउथ कोरिया की टीम हार गई और मान लेती है कि जापान के हंटर उनसे ताकतवर हैं। तभी गोटो ryuji जिन्वू के पास आता है और उसके साथ दो हाथ करने की बात बोलता है। जिन्वू उसके हाव भाव से समझ गया कि वो लड़ना चाहता है और जिन्वू भी इसे एक गुड अपॉर्चुनिटी मानता है, ये जानने के लिए कि डीमन कैसल से आने के बाद वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। जिन्वू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर एक शर्त पर कि गोटो को अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना होगा। वहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गोटो अकारी के होने से बेफिक्र है क्योंकि वो एक एस रैंक हीलर है। हंटर्स जिन्वू की हिम्मत की दाद देते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग हंटर से लड़ने को तैयार है। बैक ने चा की खैरियत पूछी तो उसने कहा कि हर वक्त वो अपने नाक को कवर नहीं कर सकती, खासकर जेजू आइलैंड रेड पर। फाइट का सिग्नल मिलने पर गोटो जल्दी से जिन्वू को पीछे धकेलता है और विश्वास नहीं कर पाता कि उसके चलने की आवाज उसको क्यों नहीं सुनाई दी। वो इरादा बनाता है कि जिन्वू की सच्चाई सबके सामने लाएगा। गोटो एक और अटैक करता है जिसको जिन्वू आसानी से डाइवर्ट करता है। अटैक इतने खतरनाक है कि कोई उनको देख भी नहीं पा रहा था और जिन्वू काउंटर अटैक तो कर ही नहीं रहा है। गोटो के अटैक फेल होते जा रहे थे तो उसे लगा कि पूरी ताकत इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, तो वो जिन्वू पर एक जानलेवा हमला करता है तो जिन्वू उसे रोक देता है। उसका मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे गोटो को मारने का अर्जेंट क्वेस्ट मिल सकता है। गोटो को एहसास हुआ कि जिन्वू उसके साथ खेलकर उसका मजाक उड़ा रहा है। जिन्वू बोला, मैंने कलाई पकड़ ली तो खेल खत्म हो गया है, मगर मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं चाहते। अब जिन्वू भी सीरियस हो गया और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। बैक ये देखकर डर गया और उनके भिड़ने से पहले ही बीच में आ जाता है और उनको रोकता है और के उनको आइस में फंसा देता है। बैक ने कहा कि ये जापानीज टीम को लीड करने वाला है, अगर इसको कुछ हो गया तो अंजाम बुरा हो सकता है। बात को बिगड़ता देख वो मैच को खत्म कर देते हैं। मा डोंगवू जिन्वू की तारीफ करता है और उसको अपनी गिल्ड में शामिल करने का ऑफर देता है, जिस पर चोई चिल्लाते हुए बोला, अबे ओए गधे, अपनी औकात में रह, वो एक मेज टाइप हंटर है। जिन्वू सोचता है, अरे यार मैं जोश में होश कैसे खो गया। खैर छोड़ो, इनसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इन पर नजर रखने के लिए अपने शैडो सोल्जर को इनकी शैडो में छुपा देता हूँ। हैरानी की बात है कि गोटो को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिन्वू मिस्टर गो के सवाल का जवाब देते हुए बोला कि वो जेजू आइलैंड को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सुनकर चेयरमैन और गोटो ryuji चौंक जाते हैं। इसके बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड में बैक युनहो परेशान होकर बैठा है क्योंकि वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि कोई लगातार लेवल अप भी कर सकता है। तभी उसे जेजू आइलैंड में ज्वाइन होने वाले हंटर्स की लिस्ट मिलती है और बैक ये देखकर शॉक्ड है कि उसमें जिन्वू का नाम नहीं है। इसके बाद हम एक होटल को देखते हैं जिसमें गोटो ryuji रुका हुआ था। वो अपनी गिल्ड के वाइस मास्टर रेइजी सुगीमोटो को बता रहा है कि कोरिया में भी कुछ पावरफुल हंटर्स मौजूद हैं। उसने ये भी बताया कि लिस्ट में जिन्वू का नाम मिसिंग है और गोगुन ही उसे रेड में ना लेकर गलत कर रहे हैं। फिर हम उसी आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर चींटियों ने डेरा डाला था। वो अब उस जगह को छोड़ने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो एक दूसरे को ही मारकर खा रहे हैं। ये देखकर एंट क्वीन परेशान है और उसे कोई चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके और उनको लीड करे। वहाँ बहुत से अंडों का ढेर लगा पड़ा है और उनके बीच में रखे एक अंडे से एक बड़ा सा एंट निकलता है और एक तगड़ी सी रोर करता है, जिससे वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं या जो कुछ भी है वोल्केनो टाइप वो फट जाता है। और वहीं जिन्वू के घर पर उसकी गैर मौजूदगी में जिन्हा ने खूब गंदगी फैलाई है, तो उसकी माँ ने कहा कि वो सब मिलकर घर की सफाई कर सकते हैं, जिस पर जिन्वू मान गया और सफाई करते हुए माँ जिन्वू से पूछती है कि क्या उसके पापा के बारे में कुछ पता चला, तो जिन्वू मना कर देता है और वो
अमीर होने के बावजूद भी अपने पापा की याद में ही उस अपार्टमेंट में ठहरे हुए हैं और दूसरी ओर मीडिया को एंट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये वाली पिक्चर पहले और दूसरे मिशन के दौरान ली गई थी जिसमें चींटियां नॉर्मल थी और ये पिक्चर है तीसरे मिशन की जो ड्रोन से ली गई हैं और काफी बदल गई हैं। ये अब इंसानों की तरह पैरों पर खड़े हो सकते हैं और बाकी के 4 पंजों को हाथों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्होंने बस 2 साल में ही ये कर लिया है। और ये पिक्चर रिसेंटली जापान में निकली एंट की है जो अब उड़ भी सकती है और दिमाग भी लगा सकती है। तो उनको रोकने के लिए ही कोरिया और जापान को मीटअप करना पड़ रहा है और उन एंट के सामने स्किल्ड हंटर के भी पसीने छूट जाते हैं, जबकि एक रिटायर हो चुका हंटर इस रेड को वापस से ज्वाइन करने वाला है। और वहीं पर जिनवू अपने हेट कमेंट को पढ़ रहा है जो उसको जेजू आइलैंड रेड को ज्वाइन नहीं करने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इन सब से जिनवू को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो जिनी के पास कॉल करके उसकी खैरियत पूछता है। तो जिनी ने बताया कि वो अब होटल के बजाय अपार्टमेंट में रहता है अपनी माँ की मदद से और उसने गिल्ड ऑफिस के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। तो जिनवू उसे देखने जाता है जो उसी के इलाके में पड़ती है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि गिल्ड बनाने के लिए कम से कम 3 हंटर चाहिए। मगर तभी जिनी एक कार्ड देते हुए बताता है कि जिनवू से कोई विदेशी मिलना चाहता है जो कोरिया में 17 जुलाई तक ही रुकने वाला है। पर अचानक जिनवू को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो अपने शैडो सोल्जर जो पड़ोस में पेट्रोलिंग कर रहा था उसके साथ शैडो एक्सचेंज कर लेता है और जिनवू वहां टेलीपोर्ट हो जाता है जहां पर एक बदमाश एक लड़की को चाकू दिखाकर डरा रहा था। उसने जिनवू को देखते ही उस पर हमला बोल दिया लेकिन उसका चाकू उस पर काम ही नहीं करता और जिनवू उसी के चाकू से उसकी जंघा को चीर देता है। मौका पाकर लड़की भाग गई और जिनवू ने उसको धमकी दी कि अगर वो रात में निकला तो मारा जाएगा। जिनवू उसकी शैडो में एक हाई ऑर्क छुपाकर उसके बाहर निकलने पर मार डालने का ऑर्डर देता है और वहां से निकल जाता है और गोटो उस फाइट को लेकर चिंता में है क्योंकि उस टाइम उसको अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। अगले दिन से रेड स्टार्ट हो जाती है और एक हेलीकॉप्टर आइलैंड की तरफ बढ़ते जा रहा है जबकि चाइना और ताइवान की नेवी और कई सारे डिस्ट्रॉयर अपनी अपनी कंट्री को सेफ रखने के लिए तैनात हो जाते हैं और पार्क अपने साइड किक और हंटर्स को सावधान करता है क्योंकि एंट को उनके बारे में पता चलने पर वो अटैक कर सकते हैं। और माँ डोंगवू एक फीमेल वाइस गिल्ड मास्टर को हिम्मत दिलाते हुए तैयार कर रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेड होने वाली है और फेम गिल्ड का हंटर मिनस्युंग को एंट से बचने के लिए कहीं पर कवर ले लेने को कहता है। लेकिन ये जनाब तो मीडिया के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं ताकि इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी ना आए। इसके बाद हम हंटर्स गिल्ड की उसी सन की होने वाली टीम को देखते हैं जो कारगालगान के डंजन में फंस गई थी। व्हाइट टाइगर गिल्ड के हंटर भी रेडी हैं जबकि रिटायर हो चुके सोंग च्यूल और जूही भी मदद के लिए आई है और इस फाइट को पूरे 50,000 हंटर ने ज्वाइन किया है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में हम एक कैमरामैन को देखते हैं जो एस रैंक हंटर की फाइट को लाइव दिखाने वाला है जिस पर माँ डोंगवू कहता है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है और उसको अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। तो कैमरामैन ने बताया कि वो कोई ऐरा गैरा नहीं है बल्कि ए रैंक हंटर है और इससे पहले भी कई सारे टेंशन को फेस कर चुका है। हालांकि इस वाली रेड में थोड़ा डरा हुआ भी है। बैक यूनहो को परेशान देखकर माँ डोंगवू बोला कि उन्हें इस रेड को जीतना ही होगा क्योंकि पिछली 3 रेड के फेल होने पर भी लोगों को इस रेड पर यकीन है कि कामयाबी मिल जाएगी। जिस पर बैक ने कहा कि इस बार उन्हें हर हाल में जीतना होगा नहीं तो कोरिया का नामो निशान मिट जाएगा। तभी वहां बैठे मिन बयांग ग्यू को देखकर बैक सरप्राइज होता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिन उसको यहाँ पर मिलेगा। तो मिन बयांग ने कहा कि वो इसीलिए आ गया क्योंकि उसके बिना बैक मर जाएगा और उसे बीस्ट सामने आने पर डर भी तो लगता है। चा जिनवू के बारे में पूछती है तो उसे कुछ भी नहीं पता चलता और अब वो पहुंच गए थे
अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन मिन थोड़ा डरा हुआ है और आइलैंड पर गोटो पहले से ही तैयार है। जेजू सिटी की सुनसान सड़कों पर जहां पर कुछ एंट मरी पड़ी हैं, गोटो ने अपनी टीम को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, जिसमें ग्रुप अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा शामिल हैं। गोटो के कहते ही सब लोग अपने अपने गेट ओपन कर देते हैं, जो काफी दूर से भी दिखाई देते हैं और इनको चोई और बैक भी नोटिस करते हैं। तभी वहां से कई सारी एंट निकलकर उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती हैं, तो चोई उनसे भिड़ने की तैयारी करता है और अपने फ्लैम स्पीयर से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन उनको इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चोई एक बड़ी सी फायर बॉल से उनको जला डालता है। एंट थोड़ी स्ट्रोंग हैं, इसीलिए चोई नीचे कूद जाता है और उतरते ही एंट को भून देता है। उनको जलते हुए देखकर चोई कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था तो अच्छी शरारत करता था और चींटियों को आग में जला देता था, जिनमें से पिट पिट की आवाज आती थी, लेकिन आज मुझे इनमें से धमाके की आवाज आती है। चोई रास्ता साफ देखकर उन सबको नीचे आने का सिग्नल देता है और वो लोग एक के बाद एक नीचे कूद जाते हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 13। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।